Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am रफ़ीक अहमद. अभी तक हम इलिप्स पढ़ रहे थे. इलिप्स को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है और जैसा इसका नाम है दीर्घवृत्त, तो उतना ही दीर्घ रहा है ये. लेकिन अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइपरबोला या अतिपरवलय. जब एक बार हम इलिप्स पढ़ चुके हैं तो हाइपरबोला इलिप्स के पैरेलल पढ़ने में आसान रहेगा, क्योंकि जो कुछ हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा है वो सब हाइपरबोला के बारे में भी पढ़ेंगे और हाइपरबोला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे जो इलिप्स में नहीं होती थी. आज हम केवल डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ले रहे हैं. तो ये दोनों टॉपिक्स डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी जैसा हमने इलिप्स में पढ़ा था उस जैसे ही हैं, मामूली से बदलाव के साथ. तो अतिपरवलय की परिभाषा क्या होगी, वो ये है: अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ होता है जो एक समतल पर इस प्रकार गमन करे कि समतल पर विद्यमान एक स्थिर बिंदु S, जिसको कि हम फोकस या नाभि कहेंगे, से P की दूरी PS एवं समतल पर विद्यमान एक नियत रेखा LL', जिसे कि हम डायरेक्ट्रिक्स या नेता कहते हैं, उससे P की लांबिक दूरी PM का अनुपात E, जिसे हम उत्केंद्रता कहेंगे, अचर रहे और ये अनुपात 1 से बड़ा हो. यानी ये अनुपात E कांस्टेंट हो और 1 से बड़ा हो. तो जो P बिंदु है उसके बिंदु पथ से जो कर्व बनता है वो हाइपरबोला कहलाता है. बात को इस फिगर में समझ सकते हैं. ये LL' वो फिक्स लाइन है, ये S वो फिक्स पॉइंट है. तो एक निश्चित रेखा और एक निश्चित बिंदु ले लिया और एक निश्चित अनुपात E ले लिया जो कि 1 से बड़ा है. अब कोई पॉइंट P इस प्रकार का हो कि P की नाभि S से दूरी PS और P की इस नेता से लांबिक दूरी PM, ये डिस्टेंस PM, ये डिस्टेंस PS, इनका अनुपात यानी PS अपॉन PM ये कांस्टेंट रहे, E के बराबर हो और E 1 से बड़ा हो. तो इस P के बिंदु पथ से, यानी इन कंडीशंस को संतुष्ट रखते हुए P जहाँ जहाँ जा सकता है, P की उन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला होता है. अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने एलिप्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी और ये जो हाइपरबोला की डेफिनेशन है, इनमें अंतर क्या है. अंतर सिर्फ ये है कि E एलिप्स की डेफिनेशन में लेस देन 1 पॉजिटिव नंबर था, 1 से छोटी धनात्मक संख्या, और यहाँ पर अनुपात E 1 से बड़ा है. बस यही फ़र्क है, बाकी ये पूरी परिभाषा एज इट इज़ है. ये भी एक कॉनिक है, कॉनिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इलिप्स भी एक कॉनिक था और ये हाइपरबोला भी एक कॉनिक है. सर्किल भी एक कॉनिक होता है, पैराबोला भी एक कॉनिक होता है. दूसरी जो बात इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये पूरी डेफिनेशन में सब कुछ एक प्लेन पर ही है, एक ही समतल पर सब हैं. उसी समतल पर वो फिक्स बिंदु है, उसी समतल पर वो फिक्स रेखा है और उसी समतल पर ये बिंदु P मूव करेगा. तो हाइपरबोला एक प्लेनर फिगर होता है. तो ये अतिपरवलय की परिभाषा है, जो जैसा कि हमने एलिप्स की परिभाषा पढ़ी थी उस जैसी है बिल्कुल. इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का मानक समीकरण. जैसा कि हमने एलिप्स में भी ये सब किया था, ये वाला आर्टिकल एलिप्स में भी किया था. मानक समीकरण का मतलब ये है कि जो हाइपरबोला बन रहा है उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम एक्सेस का चयन इस ढंग से करें कि जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, तो फिर वो मानक समीकरण कहलाता है. इलिप्स जहाँ है वहाँ रहेगा या हाइपरबोला जहाँ है वहाँ रहेगा. अगर हम अक्ष बदल दें तो उसका इक्वेशन बदल जाता है. तो इसलिए अक्ष ऐसी जगह लें ताकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए.
तो वो आर्टिकल हम शुरू करें। अतिपरवलय का मानक समीकरण, माना अतिपरवलय की उत्केंद्रता ई है, जहाँ ई 1 से बड़ा तो होगा ही क्योंकि अतिपरवलय है। इसकी नेता रेखा एल एल डैश है। अब इस फिगर में आए, एल एल डैश ये तो वो नेता है तथा नाभि बिंदु एस है, यहाँ नाभि है। तो जो अतिपरवलय हमें ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर जिस अतिपरवलय का इक्वेशन ज्ञात करना है उसके लिए तीनों बातें दे रखी हैं। उसकी उत्केंद्रता दी हुई है, उसकी नाभि दे रखी है और नेता दे रखी है। तो नाभि, नेता और उत्केंद्रता दिए होने पर अक्षों का चयन करते हुए अतिपरवलय का समीकरण उसकी डेफिनेशन से ज्ञात करना है। तो ये वो फिक्स बिंदु यानी नाभि हो गया एस, ये वो फिक्स रेखा एल एल डैश यानी नेता हो गई और उत्केंद्रता ई है। अतिपरवलय पर हम कहीं कोई बिंदु पी ले लेंगे और उस अगर ये बिंदु पी अतिपरवलय पर है तो पी की नाभि से दूरी पी एस और पी की नेता से दूरी पी एम का अनुपात ई के बराबर होगा और उससे हम इस बिंदु पी का बिंदु पथ निकालेंगे। बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेंगे, लेकिन उससे पहले अक्षों का चयन करना है। तो पहला काम हम जो करेंगे वो ये है, यानी अगर हम ये फिगर पूरा बन चुका है, अगर हम इसकी मेकिंग देखें कि कहाँ से शुरू हुआ, तो इसी फिगर को एक बार और बनाएं हम। सबसे पहले हमारे पास था नेता एल एल डैश और नाभि एस ये है और उत्केंद्रता ई है जो कि एक से बड़ी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब हम अक्षों का चयन कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले नाभि एस से इस नेता पर लंब डाल देंगे। मान लो कि ये लंब नेता को के बिंदु पर मिलता है, ये पॉइंट के हो जाएगा। नाभि से नेता पर लंब परपेंडिकुलर, इस रेखा को और आगे भी बढ़ा देंगे। उसके बाद ये जो रेखाखंड एस के है इसको ई अनुपात 1 में अंत्य और बाह्य विभाजित करने वाले दो बिंदु आएंगे। एस के रेखाखंड को ई अनुपात 1 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु मान लो ये है ए। इसका मतलब है कि एस ए अपॉन ए के, एस ए अपॉन ए के बराबर ई अपॉन 1 होगा, यानी ये अगर ई है तो ये 1 होगा। ई अनुपात 1 में रेखाखंड एस के को अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु ए है और इसी रेखाखंड को इसी अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु मान लो ए डैश यहाँ पर है। ये बिंदु इस रेखाखंड एस के को बाह्य विभाजन करता है ई अनुपात 1 में। इसका मतलब यह है कि एस से ए डैश तक की दूरी एस ए डैश अपॉन ये वाली दूरी ए डैश के, ये अनुपात भी ई अनुपात 1 होगा क्योंकि ई बड़ा है 1 से, इसलिए एस ए डैश दूरी बड़ी होगी और ए डैश की दूरी कम होगी और इसलिए ए डैश इधर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु उस रेखाखंड में अंदर नहीं होता, या तो एक बिंदु से इधर होता है या इस बिंदु से इधर होता है। तो ये के से इधर होगा, ए डैश इधर होगा क्योंकि ई बड़ा है। तो पहले नाभि से उस फिक्स रेखा पर लंब डाला एस के और फिर इस रेखाखंड एस के को ई अनुपात 1 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु चयन कर लिया ए और बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु चयन कर लिया ए डैश। फिर ये ए और ए डैश जो रेखाखंड बनता है इसका मध्य बिंदु ले लिया ओ और हमने ये भी मान लिया कि ओ ए दूरी और ओ ए डैश दूरी जो कि बराबर होंगी उसको मान लिया ए, स्मॉल ए, और तब ये पूरी दूरी ए डैश से ए तक ये 2a हो जाएगी। ये जो ओ आया ए और ए डैश का मध्य बिंदु, अब अक्षों का चयन हम ऐसे करेंगे कि इस ओ को तो मूल बिंदु मानेंगे, इस दिशा में एक्स अक्ष ले लेंगे, ओ के दिशा में या ओ ए दिशा में या ओ एस दिशा में एक्स अक्ष ले लेंगे और मूल बिंदु से गुजरने वाली और इस ओ ए दिशा के लंबवत जो रेखा है इसे हम वाई अक्ष मान लेंगे। ये अक्षों का चयन होगा। अक्षों के चयन के बाद हम ये जो नाभि है नियत बिंदु इसके निर्देशांक ज्ञात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा जितना ये ओ से एस तक की दूरी है। तो हमारा अगला काम होगा ओ एस दूरी ज्ञात करना, ताकि
नाभि एस के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं। और इसके अलावा ये जो नेता है इसका समीकरण ज्ञात करना चाहेंगे। जैसा कि दिख रहा है कि इस समय ये नेता एल एल डैश वाई अक्ष के समांतर है, और वाई अक्ष के समांतर जब रेखा है तो ये मूल बिंदु ओ से ओ की दूरी पर है। तो ये ओ की दूरी जब ज्ञात हो जाएगी तो इस नेता का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लो ओ की दूरी अल्फा हो तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा रेखा एक्स बराबर अल्फा। तो नाभि और नेता, नाभि के निर्देशांक और नेता का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ज्योमेट्रिकली ये दूरी ओ एस और ये दूरी ओ के ज्ञात करेंगे अक्षों का चयन करने के बाद। ये सारी बातें पहले लिख लें। तो एस से नेता एल एल डैश पर लंब एस के खींचा, रेखा एस के को ई अनुपात 1 में अंतः तथा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु ए और ए डैश हैं। ये ए एस के को अंतः विभाजित करता है ई अनुपात 1 में, और ये ए डैश रेखाखंड एस के को बाह्य विभाजन करता है ई अनुपात 1 में। अब ए डैश ए, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु जो भी आया उसको नाम दे दिया ओ, और ओ ए दूरी और ओ ए डैश दूरी जो कि बराबर हैं उसको ए नाम दे दिया। तो ये पूरी दूरी ए डैश से ए तक 2a हो जाएगी। अब अक्षों का चयन कैसे किया है वो लिखा है। तो ओ को मूल बिंदु ओ एस दिशा में एक्स अक्ष और चित्र अनुसार ओ एस के लंबवत वाई अक्ष माना, जैसा कि अभी हमने समझा था। ये अक्ष मान लिए। ए तथा ए डैश रेखाखंड एस के को ई अनुपात 1 में अंतः और बाह्य विभाजित करते हैं। तो ये जो अनुपात हैं जो अभी हमने यहाँ देखे थे वो आ जाएंगे। जैसे ए रेखाखंड एस के को अंतः विभाजित करता है ई अनुपात 1 में, तो ए एस और ए के दूरियों का अनुपात ए एस अपॉन ए के ई अनुपात 1 होगा, और इसी तरह से ए डैश एस अपॉन ए डैश के ई अनुपात 1 होगा। ए के को इधर ले लें तो ये हो जाएगी ए एस बराबर ई इंटू ए के, और यहाँ से आ जाएगा ए डैश एस बराबर ई इंटू ए डैश के। एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जिससे कि हमें नाभि के निर्देशांक और नेता का समीकरण प्राप्त होगा। तो पहले नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करने पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हो जाएगा ए डैश एस प्लस ए एस, और राइट हैंड साइड में ई कॉमन और ए डैश के प्लस ए के। ये इक्वेशन बनती है। अब हम फिगर में देखें तो इस ए डैश एस और इस ए एस को ओ एस रूप में व्यक्त कर दिया है, जैसा कि यहाँ देख रहा है। ए डैश एस ये दूरी हो जाएगी ए डैश ओ प्लस ओ एस। ए डैश एस को लिख दिया ए डैश ओ प्लस ओ एस, और ए एस दूरी को क्या लिखा है, ए एस ये दूरी है तो ए एस को लिखा है ओ एस माइनस ओ ए, ओ एस माइनस ओ ए। और जो ए डैश के प्लस ए के है वो ए डैश ए हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिख रहा है ए डैश के प्लस ए के। तो ये हो जाएगा ए डैश से ए तक की डायरेक्ट डिस्टेंस। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो रख दी। ए डैश ओ स्मॉल ए है माना हुआ है, ओ एस एज इट इज़, ओ एस एज इट इज़, और ओ ए बराबर स्मॉल ए, और इधर ए डैश बराबर 2a। यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और ओ एस और ओ एस 2 ओ एस हो जाएगा, और इधर 2ae 2 भी कैंसिल, तो ओ एस बराबर ए ई। ओ एस बराबर ए ई आ जाने से हमें नाभि एस के निर्देशांक आ जाएंगे, क्योंकि नाभि एस एक्स अक्ष पर तो है ही, और ओ एस दूरी अगर ए ई है तो नाभि एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए ई कॉमा 0। तो ये हो गया नाभि के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अतः नाभि एस के निर्देशांक होंगे ए ई कॉमा 0। उसके बाद इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब घटाएंगे तो ए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस ए डैश एस माइनस ए एस ई कॉमन, और राइट हैंड साइड का डिफरेंस ए डैश के माइनस ए के। अब ए डैश एस माइनस ए एस तो हो जाएगा ए डैश ए, जैसा कि हमने फिगर में देख रखा है। ए डैश से एस तक की दूरी में से ए की दूरी घटा देंगे तो ए डैश ए दूरी आ जाएगी, और ए डैश ए दूरी का मान 2a रख देंगे। राइट हैंड साइड में ई एज इट इज़, और ये ए डैश के और ए के को ओ के दूरी के रूप में व्यक्त किया है। ए डैश के जैसा कि दिख रहा है ए डैश से के तक की दूरी को लिख दिया ए डैश ओ प्लस ओ के, ए डैश ओ प्लस ओ के, और ए के जो दूरी है
ए से के तक की दूरी, इसको भी ओ के दूरी के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ के, ए के का मान ओ ए माइनस ओ के। ए डैश ए को 2a लिख दिया, ए डैश ओ को स्मॉल ए लिख दिया, ओ ए को स्मॉल ए लिख दिया, और ओ के अपनी जगह, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ओ के प्लस ओ के 2 हो जाएगा, ए अपनी जगह है और इधर 2a, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ओ के की वैल्यू ए अपॉन ई आ जाती है। यानी मूल बिंदु से ये नेता तक की दूरी ओ के, ये ए अपॉन ई आ जाती है। तो ये जो नेता है एल एल डैश जो कि वाई अक्ष के समांतर है, इसका समीकरण हो जाएगा रेखा एक्स बराबर ए अपॉन ई, क्योंकि ओ की दूरी ए अपॉन ई आ गई। तो ये नेता का समीकरण हो गया, या इस इक्वेशन को ई एक्स माइनस ए बराबर 0 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हम अक्षों का चयन कर चुके और नाभि और नेता के निर्देशांक, यानी नाभि के निर्देशांक और नेता का समीकरण ज्ञात कर चुके। अब हम अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो अतिपरवलय हमें दे रखा है उस पर एक स्वेच्छ बिंदु P चयन कर लें। जैसा कि फिगर में हमने दिखाया भी था, या यहाँ दोबारा देख लें। मान लो कि हमने बिंदु P यहाँ ले लिया, मान लो ये अतिपरवलय पर है P। तो अगर ये अतिपरवलय पर है तो अतिपरवलय की परिभाषा अनुसार इसकी नाभि S से दूरी PS और नेता से इसकी लांबिक दूरी PM का अनुपात E के बराबर होगा। तो अब माना अभीष्ट अतिपरवलय पर P, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी मान लिया आप, क्योंकि अक्षों का चयन हो चुका है तो कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। P एक्स वाई स्वेच्छ बिंदु है, ये अतिपरवलय पर बिंदु ले लिया। इस बिंदु की नाभि से दूरी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज्ञात कर लें डिस्टेंस फार्मूले से। इस बिंदु की नाभि S से दूरी का वर्ग, दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, क्योंकि S है ए ई कॉमा 0, S तो है ए ई कॉमा 0 और P है एक्स वाई, तो दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और ए ई का डिफरेंस का वर्ग और दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट y और 0 के डिफरेंस का वर्ग। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूले से P और S के बीच की दूरी का वर्ग। इसको थोड़ा सा और सरल कर लिया, होल स्क्वायर खोल दिया, इसमें से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर ई स्क्वायर और दोनों के गुणनफल का दुगना -2ax आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इसके अलावा ये जो बिंदु P है इससे परपेंडिकुलर डालें इस नेता पर PM, तो वो लांबिक दूरी का जो सूत्र होता है वो लगेगा P की नेता एल एल डैश से लांबिक दूरी PM। तो वो हो जाएगा इस रेखा के समीकरण को, जो कि बराबर 0 फॉर्म में ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह P के कोऑर्डिनेट्स रखने थे, तो इसमें y तो है नहीं, x ही है, तो x की जगह P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x ही रखेंगे। तो ये आ जाएगा ax माइनस a अपॉन अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग कर दें, क्योंकि स्क्वायर में काम में लेंगे हम। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो PM स्क्वायर का मान इस ऊपर वाले पद का स्क्वायर और नीचे रूट हट जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि P अतिपरवलय पर है, P हाइपरबोला पर है, तो जो भी बिंदु हाइपरबोला पर होगा परिभाषा अनुसार उसकी नाभि से दूरी और नेता से लांबिक दूरी का अनुपात E होगा। तो ये इक्वेशन बनती है, इसमें हमें वैल्यूज़ रखनी है। इसमें वैल्यूज़ रखने के लिए ही हमने PS और PM ऊपर ज्ञात करके रखे हैं। स्क्वायर कर दें और नीचे वाले टर्म को लेफ्ट में ले लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। PS स्क्वायर का जो मान हमने ज्ञात किया था वो रख दें इक्वेशन 4 से, और इधर E स्क्वायर एज इट इज़, और PM स्क्वायर का मान जो इक्वेशन नंबर 5 में है वो रख दिया। इधर E स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये होल स्क्वायर भी खोल देंगे अगले स्टेप में। तो E स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और दोनों के गुणनफल का दुगना -2aex, और इधर जो मान था वो एज इट इज़ ये PS स्क्वायर का मान है। इसमें ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और 3 तरह के पद बचे, एक्स स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर वाला और कांस्टेंट, उनको हम इकट्ठा कर लें। ये टर्म एज इट इज़, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट में ले ली, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड में, ये कांस्टेंट था और ये वाला कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड में ले लिया। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ई स्क्वायर बड़ा है 1 से, ई 1 से बड़ा है तो ई स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, और इसलिए ई स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दिया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन, ये टर्म एज इट इज़, इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन। ये जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है इसका पूरी इक्वेशन में भाग दे दें, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाला फैक्टर तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे ये पूरा फैक्टर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसी टर्म का भाग दिया है तो 1 हो जाएगा।
ये नीचे जो कांस्टेंट आया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, इसको नया नाम दे दिया बी स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यह अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण है, जहाँ जो बी स्क्वायर हमने माना है वो किसे माना है, वो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये एलिप्स का मानक इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, सॉरी हाइपरबोला का। और ऐसे ही ठीक इसी तरीके से हमने पहले एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त किया था, और उसमें जो है यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस आया था। इसके अलावा बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर थी, इसमें ई स्क्वायर माइनस 1 है। बस यही चेंजेस हुई, बाकी सब काम वैसा का वैसा ही था। और इसमें यह ध्यान रखा गया है कि ई 1 से बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव टर्म ई स्क्वायर माइनस 1 होगी। एलिप्स में ई स्क्वायर 1 से कम था, तो वहाँ हमने 1 माइनस ई स्क्वायर का फॉर्म बनाया था, और इसीलिए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ गया था। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आज हमने डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ा। हाइपरबोला से रिलेटेड अन्य चीज़ें हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।